या सो टेबल क्रिएट की थी कस्टमर डेटा। लाइक ये तो आपको क्लियर था ना उस दिन कि हमने कैसे डेटा एलिमेंट क्रिएट किया। देन हमने स्टैंडर्ड डेटा एलिमेंट यूज किया। देन विदाउट डेटा एलिमेंट एंड डोमेन वी कैन ऑल्सो क्रिएट द टेबल। सो अभी हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया इतना। अब देन यूटिलिटीज टेबल मेंटेनेंस जनरेटर। यहाँ पे मैं आपको ये प्रोसेस आपको क्लियर है या मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ इसमें कि आपको कैसे हम टीएमजी क्रिएट कर रहे थे इसमें। एक बार मैं इसको डिलीट करके दोबारा बता देती हूँ आपको। सपोज हमने डिलीट कर दी इसको। गो बैक, go back. So table contain create entries. You can create only single entry at a time. Okay, then next utilities table maintain generator. So this authorization group, we are passing this end LCN, that is without authorization group. We are not taking any authorization. Then we pass the function group name. Function group is the container of the function module. It also contains the screen. So जो आप SM30 की स्क्रीन क्रिएट करते हो वो आपकी स्टोर होगी फंक्शन ग्रुप में। तो हम यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन पास कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा आपका फंक्शन ग्रुप। देन वन स्टेप एंड ओवरव्यू, स्क्रीन पे आप कर्सर रखोगे, देन फाइंड स्क्रीन नंबर, एंटर, देन क्रिएट। सो पैकेज हम लोकल पैकेज ही ले लेते हैं, सेव। जब आपकी टीएनजी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब फंक्शन ग्रुप हम चेक भी कर लेते हैं इसको SE80 में। SE80 अबैप वर्कबेंच, ये अबैप वर्कबेंच है। यहाँ पे आप फंक्शन ग्रुप जो हमने फंक्शन ग्रुप अभी लिया है उसका नेम पास कर दोगे। यहाँ पे ये यही है ना, हाँ। देन नेक्स्ट स्टेप डिस्प्ले। अब आप इसमें देख सकते हो फंक्शन मॉड्यूल्स होते हैं, स्क्रीन्स होती है। तो बेसिकली हम यहाँ पे स्क्रीन पे फोकस कर रहे हैं। लाइक SM30 की जो स्क्रीन हम क्रिएट कर रहे हैं वो यही स्क्रीन है। मैं आपको SM30 में भी दिखा देती हूँ। जो ये टेबल है, ठीक है, अभी आपकी टेबल कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। इस टेबल का हम डेटा कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसके लिए टी कोड है SM30। SM30 पे आप जाओगे तो आप मेंटेन पे क्लिक करोगे। अब इसमें आप मतलब इस टेबल में आप एंट्री मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एंट्री मल्टीपल एंट्रीज एट अ टाइम हम मेंटेन कर सकते हैं। सो ये हमने रेस्ट्रिक्ट की थी वैल्यूज, ये मैं आपको बता दूंगी कि कैसे ड्रॉप डाउन कैसे आ रहा है। ये ड्रॉप डाउन मैंने ऐड किया था। अब देखो, अगर आपका जैसे ये प्लस प्लस आ रहा है FG, यहाँ इसमें F4 हेल्प लगा रखी है मैंने, यहाँ पे हम यही ले सकते हैं। ठीक है, employee 3 already exist, okay, already exist। ठीक है, सो अभी क्या हो रहा था, ऑलरेडी एग्जिस्ट थी ये, और हम दोबारा एंट्री नहीं बना पा रहे हैं। इसका मैं मतलब बता देती हूँ आपको ऐसे क्यों हो रहा है। क्योंकि मैंने एम्प्लॉय आईडी को यूनिक की ले रखा है। ये टेबल है 69 में, मैंने देखा AC11 है। यहाँ पे आप एम्प्लॉय आईडी देखोगे तो यहाँ पे टिक है, ये होता है यूनिक की। मतलब आप एम्प्लॉय आईडी सपोज 10 मेंटेन कर रहे हो तो 10 की आप दूसरी एंट्री नहीं मेंटेन कर सकते, वो डुप्लीकेसी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो आपका जो डेटा रहेगा यहाँ पे, अब यहाँ पे आप एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय, इसलिए वो एरर दे रहा था एम्प्लॉय 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो यहाँ पे एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 एम्प्लॉय 3 हम एक ही मतलब यूनिकनेस रखने के लिए एम्प्लॉय 1 आपका रिपीट नहीं हो सकता, तो ये होती है यूनिक आईडी। तो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को यूनिक लिया हुआ है और एम्प्लॉय नेम को। मतलब आप इसमें देखो, अगर एम्प्लॉय 2 है और एम्प्लॉय 2 है तो उसका नेमिंग कन्वेंशन भी आपका सेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमने दोनों को यूनिक की लिया हुआ है, तब डुप्लीकेट एंट्री नहीं आ सकती। अब दूसरा पॉइंट है कि जैसे आपने ये फील्ड ली है, अब यहाँ पे क्या है, आपका फील्ड लेवल खाली है।
एम्प्लॉय आईडी का, तो इसलिए क्या हो रहा है, ये प्लस साइन आ रहा है। तो प्लस साइन कब कब आता है वो मैं आपको बता देती हूँ। प्लस साइन तब आता है जब आपने फील्ड लेबल पास नहीं किया। तो एम्प्लॉय आईडी का रीजन तो ये हो गया प्लस साइन का। अब आ रहा है थर्ड वाले में, इसमें नेम वन आ रहा है। नेम वन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेटा एलिमेंट है। स्टैंडर्ड डेटा एलिमेंट में क्या होता है, फील्ड लेबल आपका नेम वन होता है। ठीक है, तो आप इसका, ये तो स्टैंडर्ड है, तो आप इस स्टैंडर्ड का तो चेंज नहीं कर सकते, तो आप इसका ये नेमिंग कन्वेंशन कैसे चेंज करोगे, हेडिंग। देन थर्ड वन है, ये एम्प्लॉय कॉन्टेक्ट नंबर आपने लिया, तो आपने इसमें कोई डेटा एलिमेंट और डोमेन दिया ही नहीं। तो आपका जो फील्ड लेवल होता है ना, वो सिर्फ डेटा एलिमेंट लेवल पे होता है। अब यहाँ पे तो आप मेंटेन कर ही नहीं सकते इसमें, तो इसलिए ये हमेशा प्लस ही आएगा अगर आप बिना डेटा एलिमेंट और डोमेन के फील्ड बना रहे हो। ठीक है, तो आप इसका नेमिंग कन्वेंशन कैसे सही करोगे। अब हम इसे, ये फंक्शन ग्रुप, ये फंक्शन ग्रुप का काम यही है, इसमें स्क्रीन नंबर होता है। आप लेआउट पे क्लिक करोगे, अब लेआउट में जाके हम उस लेआउट की हेडिंग चेंज कर देंगे। तो ये हो गया। अब लेकिन आपको अभी क्या करना होगा, ये जो SM30 की स्क्रीन खुली है आपको सारी क्लोज करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो चेंज मोड में नहीं आएगा। तो आपका ये चेंज मोड में आ जाएगा। इसको ले आते नीचे। ठीक है, इसमें हम पेंसिल पे क्लिक करेंगे, अभी आपका चेंज मोड में आ गया। क्लोज करेंगे, डिसेबल हो जाएगा, तो आपका चेंज मोड में अभी नहीं है। तो पेंसिल पे क्लिक करके इसको चेंज मोड में लेकर आएंगे। प्लस साइन को अब हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी पास कर देंगे, क्योंकि पहला कॉलम था एम्प्लॉय आईडी का। देन नेक्स्ट कॉलम था आपका एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम। देन थर्ड वन एम्प्लॉय फोन नंबर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसमें सेव पर क्लिक कर दोगे और इसको कैंसिल कर दोगे। अब सेव तो हो गई, अब यहाँ पे ये हो गई इनएक्टिव। तो आपको मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम क्रिएट करते हैं तो उसके दो प्रोसेस हो, सेव और एक्टिवेट। पहले आप उसको सेव करोगे, फिर आप उसको एक्टिवेट करोगे। एंटर, ये अब एक्टिव हो गई। ठीक है, तब आप SM30 पे वापस से जाओगे तो आपको वो प्लस साइन नहीं दिखेंगे। अब हमने नेम पास कर दिए, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, फोन। तो ये तो हो गया हमारा टास्क कि हमने टेबल कैसे क्रिएट की, टेबल में हमने डेटा एलिमेंट और डोमेन कैसे क्रिएट किए। फिर विदाउट डेटा एलिमेंट और डोमेन भी हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्टली डेटा टाइप को पास करके। अब हमने TMG क्रिएट कर दी। ठीक है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, अभी मैं प्रिपेयर ही कर रही हूँ इनके। ठीक है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट बना देती हूँ। अभी नेक्स्ट में मैं आपको ये बता देती हूँ कि सपोज आपका टास्क कैसे रहेगा। एक टेबल हम क्रिएट करते हैं, कस्टम टेबल, उसमें हम फील्ड्स पास करते हैं। फील्ड्स हमने पास की और फील्ड्स में हम डेटा एलिमेंट बनाते हैं। डेटा एलिमेंट में हम पास करते हैं डोमेन, डोमेन के अंदर होता है डेटा टाइप। ठीक है, तो ये तो हमारा पूरा प्रोसेस हो गया टेबल क्रिएशन का। उसके बाद होता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, हम क्या करते हैं, TMG क्रिएट करते हैं। TMG हमारा मेंटेनेंस जनरेटर। बेसिकली इसमें क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि हम TMG को क्रिएट करते हैं टू मेंटेन मल्टीपल एंट्रीज टाइप, मल्टीपल एंट्रीज एट अ टाइम। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मतलब आपने ये TMG क्रिएट की। अब SM30 पे आप न्यू एंट्री पे क्लिक करोगे और आप यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज बना पाओगे एक ही टाइम पे। अगर आप वैसे देखिए टेबल का जो प्रोसेस होता है SE11 में, यूटिलिटीज के थ्रू आप सिंगल एंट्री बना सकते हो। यूटिलिटीज, टेबल कंटेंट्स, क्रिएट एंट्रीज। बट हम ये प्रोसेस यूज नहीं करते, रियल टाइम में हम हमेशा TMG क्रिएट करते हैं। सो ये हो गया TMG। अब हम क्या करेंगे, जैसे आप SM30 चला रहे हो, ये स्टैंडर्ड ट्रांजेक्शन है। फिर हम टेबल नेम पास करके मेंटेन कर रहे हैं, तब जाके स्क्रीन आ रही है। लेकिन रियल टाइम पे हमारा टास्क क्या होता है कि हमें इस स्क्रीन का डायरेक्ट टी कोड बनाना है, कस्टम टी कोड। तो वो कैसे बनाएंगे अब, कि हमारा कस्टम टी कोड कैसे क्रिएट होता है। तो TMG तो हमारी बन गई, टी कोड हो गया इसका SM30। तो मेंटेन मल्टीपल एंट्रीज, टी कोड हो गया SM30। अब नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कि हम कस्टम टी कोड कैसे बनाएंगे। कस्टम है तो हमेशा G और Y से ही स्टार्ट होगा। अब
नेक्स्ट पे आते हैं कि कस्टम टी कोड के लिए कौन सा टी कोड यूज होता है। SE93 टी कोड होगा, SE93। अब इस टी कोड में हम जाएंगे और यहाँ पे हम डेटा पास कोई टी कोड का नेम पास कर देंगे, Zcust1 क्रिएट। ठीक है, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन पास करोगे कस्टमर टी कोड। देन अब यहाँ पे क्या है कि प्रोग्राम एंड स्क्रीन, प्रोग्राम एंड सिलेक्शन स्क्रीन, देन मेथड। सो इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप मॉड्यूल पूल बना रहे हो, कोई मॉड्यूल पूल क्या होता है, स्क्रीन बनाना, बेसिकली कस्टम स्क्रीन बनाना, तो वो डायलॉग प्रोग्रामिंग में आती है। तो पहला रेडियो बटन हम सेलेक्ट करते हैं। अब सपोज आप टेबल और व्यू पे काम कर रहे हो तो ये पैरामीटर्स के अंदर आते हैं, तो ट्रांजेक्शन विद पैरामीटर्स आप रेडियो बटन सेलेक्ट करोगे। अगर सपोज आप रिपोर्ट, जैसे हम कल एक रिपोर्ट देख रहे थे सिलेक्शन स्क्रीन के साथ, तो उसका रेडियो बटन होगा सेकेंड वाला, प्रोग्राम एंड सिलेक्शन स्क्रीन। तो अभी हम टेबल पे काम कर रहे हैं तो ट्रांजेक्शन विद पैरामीटर्स हम सेलेक्ट करेंगे, देन एंटर। यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन होगा SM30, क्योंकि जो हम टी कोड बना रहे हैं वो कौन सी स्क्रीन का बन रहा है, आपका SM30 का। हम इसका बेसिकली टी कोड बना रहे हैं ना, इसका, तो इसका ट्रांजेक्शन कोड कौन सा है, स्टैंडर्ड SM30। यहाँ पे हम SM30 पास करेंगे। देन स्किप इनिशियल स्क्रीन, हम क्या कर रहे हैं, ये पहली स्क्रीन है, देन ये सेकेंड स्क्रीन है, तो हम यहाँ पे इस पे स्किप कर रहे हैं इनिशियल स्क्रीन। ठीक है, तो ये रीजन हो गया स्किप इनिशियल स्क्रीन का। देन हम ये चेकबॉक्स सिलेक्ट करेंगे सारे। अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हमारे दो पैरामीटर्स हमें पास करने पड़ते हैं, स्टैंडर्ड पैरामीटर्स होते हैं दो, एक तो होता है व्यू नेम और दूसरा होता है अपडेट। अपडेट, तो आप व्यू नेम पास करोगे जो आपका टेबल नेम है। आपने टेबल नेम कॉपी किया यहाँ से और आपने एज इट इज पास कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप, अपडेट को आपको यहाँ पे कैपिटल X पास करना होगा इसको एक्टिवेट करने के लिए। आपने इसको सेव किया, ये पैकेज लोकल पैकेज ही ले लेते हैं। ठीक है, क्रिएट हो गया। अब आप ZCUST1 पे जाओगी तो डायरेक्टली आपकी ये वाली स्क्रीन खुल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इज कि हमने ये रेस्ट्रिक्ट कैसे की। सॉरी, हमने जो सपोज आपकी टेबल है, कस्टम टी कोड मैंने इसमें बता दिया कि कस्टम टी कोड कैसे क्रिएट करना है, SM93 के थ्रू कस्टम टी कोड। then we have to pass two parameters। आपको वो ध्यान में रखने हैं। तो पैरामीटर्स व्यू नेम एंड देन नेक्स्ट अपडेट। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट इज कि ये जो मैंने आपको बोला था डोमेन के हम वैल्यू रेंज मेंटेन कर सकते हैं। ये तो डोमेन का क्या होता है, बेसिकली डोमेन में एक तो हम डेटा टाइप पास कर रहे हैं, ये डेटा टाइप, यहाँ पे ये हो गया डेटा टाइप। दूसरा होता है वैल्यू रेंज। तो डोमेन में हमारे दो चीजें मेंटेन हो रही है, एक डेटा टाइप और वैल्यू रेंज। वैल्यू रेंज जैसे आप मेंटेन कर रहे हो, यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ रहा है ना, एम्प्लॉय 1 2 3, तो ये इसी से आ रहा है, एम्प्लॉय 1 2 3। ठीक है, तो आपको अगर डोमेन लेवल पे वैल्यू यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करनी है तो आप डोमेन में मेंटेन कर दोगे। अब यहाँ पे सपोज आपको एम्प्लॉय 3 भी डालना है, एम्प्लॉय 4, आप यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दोगे 40। सपोज हमें सिर्फ 5 एम्प्लॉय का डेटा मेंटेन करना है, हमने यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी, एम्प्लॉय 4, एम्प्लॉय 5। ठीक है, अब मैंने इसको सेव कर दिया, इसको एक्टिव कर दिया। वार्निंग इनहेंसमेंट कैटेगरी। सो अगर ये वार्निंग आपको रिमूव करनी है तो इसका क्या होता है, आप एक्स्ट्राज में जाते हो, एक्स्ट्राज में इनहेंसमेंट कैटेगरी होती है, यहाँ पे हम कैन बी इनहेंस्ड डीप सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि डीप में क्या होता है, आपका कोई भी फील्ड हो, किसी भी डेटा टाइप का हो, वो आपका सारे कंसिडर करता है। लेकिन अगर आपका कैन बी इनहेंस्ड कैरेक्टर टाइप न्यूमेरिक, सो ये कैरेक्टर टाइप और न्यूमेरिक को ही कंसिडर करेगा, और ये सिर्फ कैरेक्टर टाइप को। तो हम हमेशा कैन बी इनहेंस्ड डीप ही सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें सारे डेटा टाइप कवर हो जाते हैं आपके। तो आपको कोई भी फील्ड को एनहेंस करना हो तो ये आपका प्रोसेस है एक्स्ट्राज में एनहेंसमेंट कैटेगरी। मैं एक्टिवेट कर देती हूँ। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, हमने एम्प्लॉय आईडी है, ये एम्प्लॉय आईडी, इसमें हमने ड्रॉप डाउन जो दे रखा है ये कैसे आया,
तो ये ड्रॉप डाउन आया आपका डोमेन पे। आप डोमेन पे गए, यहाँ पे आपने वैल्यू रेंज में ये वैल्यू डाल दी, तो आपकी ये ड्रॉप डाउन में आ जाती है। अगर आपको ड्रॉप डाउन देना है तो हम मेंटेन पे जाएंगे। अब देखो आपको 4 5 आ गई, ठीक है। पहले 1 2 3 ही थी, अब आपकी 5 भी आ गई। तो अब आप इसमें सिर्फ यही एंट्री मेंटेन कर सकते हो, बाकी आप मेंटेन ही नहीं कर सकते। तो आपने 4 डाली। एम्प्लॉय नेम भी आपकी F4 हेल्प लग रही है, ये भी मैं बताऊंगी कि F4 हेल्प कैसे लगी। आपने ये डाल दिया। देन नंबर, आपने कोई भी नंबर ले लिया, सेव पे क्लिक कर दिया। एंटर अ वैलिड वैल्यू। ओके, एक्चुअली अभी क्या हो रहा है, ये जो F4 हेल्प लग रही है, F4 हेल्प के अगेंस्ट भी यहाँ पे मैंने डेटा मेंटेन किया हुआ है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा एक बार। एक सेकेंड, या ये लेगा ही नहीं वैल्यू, और 3 एंट्री नहीं लेगा, 3 ऑलरेडी एग्जिस्ट है। 3 इसमें ABC, ठीक है। मतलब आपका देखो क्या हो रहा है इसमें, यहाँ पे हमने वैल्यू रेस्ट्रिक्ट कर दी। अब वैल्यू रेस्ट्रिक्ट पे क्या हो रहा है, 3 हमने क्या लिया हुआ है, यूनिक की को। यूनिक की मैं एक बार टेबल में बता देती हूँ, एम्प्लॉय ID और नेम। तो हमने दोनों को यूनिक की ली हुई है। सपोज आपका ये एम्प्लॉय ID 3 है, ये भी 3 रिपीट हो गया, लेकिन आपका ABC और JK ये जो भी है, ठीक है। तो आपका 3 और ABC वो रिपीट नहीं हो सकता। मैं आपको एक एंट्री दिखाती हूँ, 3 और ABC। अभी आपको एरर थ्रो करेगा, इट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। देखो, ऑलरेडी एग्जिस्ट विद द सेम की, ठीक है। तो ये सेम की क्यों बोल रहा है, क्योंकि हमने इन दोनों फील्ड्स को यूनिक की लिया है, प्राइमरी की, एम्प्लॉय ID को और नेम को। तो आपका जो एम्प्लॉय 3 है और ABC वो पहले से एग्जिस्ट है, तो आप ये नहीं ले सकते अब, ठीक है। हम इसको सेव कर देते हैं। देखो, एम्प्लॉय 3 और ABC आपका पहले से एग्जिस्ट है, तो हमने इन दोनों पैरामीटर्स को एज अ प्राइमरी की लिया हुआ है। बट आप एम्प्लॉय 3 रिपीट कर सकते हो विद डिफरेंट नेम, ओके। सपोज वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। एम्प्लॉय 3 हमने लिया, आपने F4 हेल्प में सपोज आप XYZ ले रहे हो, आपने सेव किया, तो अभी आपको वो देगा, एरर थ्रो करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे चेक टेबल क्रिएट की हुई है। एक्चुअली शायद जो हमने टेबल क्रिएट की थी वो ये नहीं थी, ये थोड़ी आगे एडवांस लेवल पे जा रही है। अभी मैं आपको वो बता देती हूँ कि चेक टेबल भी क्या होती है। सो ये जो F4 हेल्प आपको दिख रही है, ये होती है F4 हेल्प। ये भी मैंने कस्टम बनाई हुई है, और ये कैसे ऐड हुई वो मैं आपको बता देती हूँ। ये है एम्प्लॉय नेम, सेकंड कॉलम पे, सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने G एम्प्लॉय चेक लगा रखा है, ठीक है। तो ये होती है चेक टेबल। अब चेक टेबल का मीनिंग क्या होता है वो भी मैं बता देती हूँ एक बार। सपोज हम यहाँ पे गए, चेंज में गए, अपडेट, अब होती है चेक टेबल। चेक टेबल क्या होता है, सपोज आपको F4 हेल्प प्रोवाइड करनी है, टू प्रोवाइड दी सर्च हेल्प F4। अगर आपको F4 हेल्प प्रोवाइड करनी है तो आप चेक टेबल के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हो। सपोज आपने 2 कॉलम ऐड किए, और बेस्ड ऑन द फॉरेन की, बेस्ड ऑन द प्राइमरी की, बेस्ड ऑन द कॉमन फील्ड्स, check table can be added, okay। So based on the common fields check table can be added। Suppose आपकी ये वाली टेबल है, ठीक है। तो चेक टेबल का पहले मैं स्टैंडर्ड टेबल से मीनिंग बता देती हूँ। एक होती है हमारी EKKO टेबल, एक होती है EKPO। EKKO जो टेबल होती है वो आपका परचेजिंग का डेटा रिकॉर्ड करती है हेडर लेवल पे। तो आपका जो ये एबलन है, आप देख रहे हो यहाँ पे टिक है, तो ये टिक का मतलब होता है प्राइमरी की है ये। अब ये प्राइमरी की है,
और आप, ये हो गया आपका पीओ नंबर। सपोज आपका, जो टेबल से बता देती हूँ, ई के होती है, एक होती है ई के पीओ। ई के पीओ केओ में अगर आपका 10 पीओ नंबर है, तो ई के पीओ में भी आपका 10 पीओ नंबर होता है हेडर लेवल पे। उसके मल्टीपल लाइन आइटम्स हो सकती है, क्योंकि ये लाइन आइटम का डेटा रखता है। अब मैं आपको जैसे एक एग्जांपल भी दिखा देती हूँ, ऐसी 16N, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 56000 है सपोज, ये ले लेते हैं। अब पास किया हमने ई के पीओ, जो इसकी लाइन आइटम है, इसकी भी एक ही लाइन आइटम है, आइटम 10। तो अभी आप देख रहे हो कि जो डेटा ई के केओ में होता है, वही पीओ नंबर आपको ई के पीओ में मिलेंगे। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि अगर आप ई के केओ को यहाँ पे देखोगे तो एबलन, यहाँ पे अभी ये आपका एबलन हो गया। अब आप ई के पीओ में जाओगे तो पीओ में सिर्फ वही डेटा आपको मिलेगा जो ई के पीओ में, ई के केओ में है। ऐसा रीजन इसलिए है क्योंकि आप इसकी, ये एबलन है, ठीक है, कॉमन फील्ड हो गई ई के केओ में भी और ई के पीओ में भी। अब आप इसकी एंट्री हेल्प चेक में जाओगे तो यहाँ पे ई के केओ एज अ चेक टेबल में मेंटेन्ड है, ठीक है। तो आपका ये पीओ नंबर हो गया, और इसके आगे आपका क्या टिक है, चेक टेबल कौन सी मेंटेन्ड है, ई के केओ। तो यही मीनिंग होता है चेक टेबल का। चेक टेबल में सपोज आप दो टेबल रख रहे हो, हेडर लेवल पे और आइटम लेवल पे, तो जो आइटम लेवल की जो डेटा होगा वो हेडर लेवल के बेस पे आएगा, जो कॉमन फील्ड्स रहेंगी उसकी, वो डेटा उसमें रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया चेक टेबल का कॉन्सेप्ट, कि हमारा चेक टेबल का यूज क्या है। हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो। हाँ, एक्चुअली वो पावर कट हो गया था, मैं दोबारा से हेलो। सर्वर कनेक्ट करती हूँ। हेलो, आपकी आवाज चली गई, बहुत स्लो आ रही है। अभी आ स्क्रीन भी रही है? चली गई। हाँ, वो स्क्रीन स्क्रीन भी इससे चली चल, गई। वो स्क्रीन इससे चली गई, वो मेरा नेट चला गया था। ओके ओके, ठीक है, कोई बात हाँ जी, मैं लॉग इन कर लेती हूँ वापस से। ठीक है, तो अभी इसमें हम क्या कर रहे थे, हाँ इसी 11 पे थे हम। ई के पी ओ में आपको चेक टेबल का कॉन्सेप्ट बता रही थी। चेक टेबल में बेसिकली क्या होता है, आपका एबलन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने चेक टेबल ऐड की हुई है ई के केओ, ठीक है। क्योंकि जो भी आपका डेटा, सपोज 10 20 जितने भी डॉक्यूमेंट नंबर आपके पीओ ई के केओ में होंगे, वही आपके ई के पीओ में एग्जिस्ट होंगे। तो अगर हम कस्टम टेबल भी ले लेते हैं जो हमने क्रिएट की, अब इसमें एम्प्लॉय नेम पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक चेक टेबल ऐड है। तो ये चेक टेबल कैसे बनी, इसमें सिंपल प्रोसेस है। पहले कि हम एक टेबल बनाते हैं, जैसे अभी टेबल हमने बनाई थी दो नेम लेकर। सो दो हमने नेम ले लिए, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय नंबर। तो हमने यही किया कि हमने कॉमन फील्ड्स रखी, कॉमन फील्ड्स लाइक जिस पे भी आपको चेक टेबल ऐड करनी है वो आपकी फील्ड टेबल में होनी चाहिए। दूसरी स्क्रीन खोल लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने जो दूसरी इसकी टेबल ले रखी है चेक टेबल, वो भी आप सिंपल प्रोसेस से यहाँ पे क्रिएट करोगे, एम्प्लॉय चेक डिस्प्ले, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय नंबर फील्ड ली हुई है, दो सिंपल एक टेबल बनी है। अब यहाँ पे उसको ऐड कैसे करना है वो देखते हैं। सपोज अगर हम कोई कस्टमर डेटा, मैं आपको नया बता देती हूँ उसमें कैसे आप बनाओगे। MENTT एक हम टेबल बना लेते हैं, MENTT कस्टमर ID, कस्टमर नेम, फोन,
कस्टमर आईडी का कोई भी, ओके, इट इज नॉट क्रिएटेड। और मैं जल्दी से क्रिएट कर देती हूँ एक टेबल। लोकल get the domain, yes, कस्टमर आईडी, यहाँ पे हम डेटा टाइप पास कर देंगे। तो हम डेटा टाइप पे F4 हेल्प क्लिक करके देन हम यहाँ पे करेक्टर ले लेंगे। अब मिनिमम लेंथ हमने ले ली सपोज 40, आउटपुट लेंथ मैक्सिमम लेंथ 40, देन सेव, एंटर। अभी ये न्यू है तो मैंने आपको बताया कि हम पहले सेव पे क्लिक करेंगे फिर एक्टिवेट पे। हम एक्टिव हो गया, इसको भी एक्टिवेट करेंगे। आपका डोमेन बन गया, डेटा एलिमेंट बन गया। अब नेक्स्ट हम कस्टमर नेम में स्टैंडर्ड डेटा एलिमेंट भी यूज कर सकते हैं जो कि अवेलेबल है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट डेटा टाइप ले लेती हूँ। सो अभी आपकी एक टेबल बन गई है। अभी ये एक्टिवेट नहीं होगी क्योंकि हमने टेक्निकल सेटिंग्स मेंटेन नहीं की। टेक्निकल सेटिंग्स में हम क्या लेते हैं, APPS0 मास्टर डेटा के लिए। साइज कैटेगरी हम हमेशा 0 लेते हैं कम रिपोर्ट्स के लिए। तो सेव कर देंगे, बैक। अब आपकी एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। इनहेंसमेंट कैटेगरी को हम बॉन्डिंग को रिमूव कर सकते हैं, एक्स्ट्रास इनहेंसमेंट कैटेगरी। तो अब ये तो हमारी टेबल कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हम एक चेक टेबल है, सपोज ये चेक टेबल है। अब हम चेक टेबल क्रिएट करते हैं, कस्टमर चेक, क्रिएट कस्टमर चेक टेबल। तो टेबल का प्रोसेस वही रहेगा, ए अलाउ, देन फील्ड्स में हम क्या फील्ड्स में क्या लेंगे अब वो मैं आपको बता देती हूँ। कि सपोज आपको चेक टेबल ऐड करनी है कस्टमर नेम पर, तो हम कस्टमर नेम एज अ मैंडेटरी फील्ड होगी वहां पे, क्योंकि एक कॉमन फील्ड चाहिएगी। जैसे ईके और ईकेपीओ में कॉमन फील्ड क्या है, एबलन। एबलन एक पीओ नंबर है, तो आपको एक कॉमन फील्ड चाहिएगी। तो आप कॉमन फील्ड यहाँ पे कस्टमर नेम ले लो एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे उसको यूनिक ही रखो और यहाँ पे नेम 1 यूज कर लो, एंटर, ठीक है। देन हम दूसरा ले लेंगे, कुछ भी फोन नंबर ले लो आप, या आप कस्टमर आईडी ले लो। यहाँ पे हम सेम यूज कर लेते हैं। सो सेम डेटा एलिमेंट आप यूज कर सकते हो मल्टीपल टेबल्स में। जैसे हमने ये डेटा एलिमेंट बनाया तो मैंने इसमें भी यूज कर लिया, मैंने दूसरी टेबल में भी यूज कर लिया। तो ये पॉसिबल है, आप एक डेटा एलिमेंट को मल्टीपल टेबल्स में यूज कर सकते हो। जो आपने कस्टम डेटा एलिमेंट बनाया, देन हम जाते हैं टेक्निकल सेटिंग्स, सेम APPL0, साइज कैटेगरी 0, सेव, गो बैक एंड एक्टिवेट, warning enhancement category, then go back. So now you have created two tables. This is your main table and this is your check table. So in the check table we have that common field customer name. So customer name is the common field. Now how to add the check table? हमें ये तो समझ में आ गया कि चेक टेबल होती क्या है, यूज क्या है उसका। बेस्ड ऑन द कॉमन फील्ड्स चेक टेबल हम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप, हाउ टू ऐड चेक टेबल foreign key. Okay, so to add check table, foreign key is required. Foreign key is required. चेक टेबल आप कैसे ऐड कर रहे हो, तो ये होती है फॉरेन की। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ आपको। आप एंट्री हेल्प चेक पे जाओगे, ठीक है। यहाँ पे आप नेम पे आप फॉरेन की पे क्लिक करोगे। ये देखो आपने सपोज यहाँ पे अपना कर्सर रखा, ये होती है फॉरेन की। यहाँ पे की दिख रही है आपको, आप फॉरेन की पे गए, आपने चेक टेबल का नेम देखा, चेक टेबल का नेम कॉपी किया, चेक टेबल का नेम आप यहाँ पे पास कर दोगे, देन जनरेट प्रपोजल। ये आपका फील्ड ऐड हो गया, ठीक है। तो इसमें इसने खुद पता कर लिया कि कौन सी आपकी कॉमन फील्ड है जिस पे आप ये चेक टेबल ऐड कर रहे हो। ये क्या है, कस्टमर नेम,
ठीक है, तो इसने आपको ये बता दिया कि ये तो आपकी चेक टेबल हो गई, ये आपकी फॉरेन की टेबल मतलब मेन टेबल हो गई, और ये आपकी उसकी फील्ड हो गई। तो ये दोनों फील्ड हमारी कॉमन हो गई। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ जनरेट प्रपोजल पे क्लिक करके देन वी हैव टू क्लिक ऑन द कॉपी बटन. So now your check table is added at this field customer name. So you can check here also it is added. Okay. So now we have added this check table at the customer field name. So if you are maintaining any name in the customer gcust check, then only that name can be maintained in gcustomer data. Okay. Suppose आपने इसकी TMG क्रिएट करी इसमें डेटा डालने के लिए, तो डेटा डालने के लिए हम TMG क्रिएट कर देंगे। gcust सेम प्रोसेस, कोई भी नेम इसे पास कर दो, देन वन स्टेप, पुट कर्सर हेयर, फाइंड स्क्रीन नंबर, एंटर, देन क्रिएट, एंटर। अभी आपकी TMG क्रिएट हो रही है। ठीक है, अब हम इसको पास करेंगे सेम प्रोसेस SM30 में डेटा मेंटेन करने के लिए। हमने पास किया, मेंटेन किया। अब ये मैंने प्लस साइन आपको बता दिया था कि कैसे चेंज करना है। आप TMG में जाओगे, अपने फंक्शन ग्रुप को नेम कॉपी करके, देन यू हैव टू पास दैट फंक्शन नेम इन द SE80। SE80 में स्क्रीन पे जाके स्क्रीन नंबर में देन लेआउट पे क्लिक करके देन वी कैन चेंज द फील्ड नेम, देन न्यू एंट्रीज। सो हियर वी कैन क्रिएट customer name and then second one is customer ID. Okay, so in the check table we just have two fields, customer name and customer ID. So first one is customer name. So customer name is APC and then XYZ. We are taking two customer name, then customer ID 100 and 200 and click on save. Now अब हम क्या करेंगे, इसकी TMG बनाएंगे मेन टेबल की। सेम प्रोसेस से आप TMG क्रिएट करोगे। Go back, TMG is not active. ये अभी इनएक्टिव है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना इनएक्टिव, तो ये इसलिए एक्टिव करके ही आप TMG क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब आपको ये वार्निंग भी रिमूव करनी है, तो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। कैन बी एनहांस्ड डिलीट हमने सेलेक्ट किया, एंटर किया, ये फिर से इनएक्टिव हो गई, आप फिर से इसको एक्टिव कर दो। अब आपकी ये वार्निंग्स भी रिमूव हो गई। तो हम इसकी भी मेन टेबल की भी TMG क्रिएट कर देते हैं। एंड NC एंड देन जी कस्टमर डेटा आपने कॉपी किया, या पास इट हियर, फाइंड स्क्रीन नंबर, एंटर, देन क्लिक ऑन क्रिएट बटन। पैकेज आप लोकल पैकेज ले लो, लोकल होता है $TMP। सेव सेव सेव, ये आपकी TMG अभी क्रिएट हो रही है। तो आपकी मेन टेबल की भी TMG क्रिएट हो रही है और कस्टमर चेक टेबल की हमने क्रिएट कर ली है। अब हम बैक जाएंगे, तो हमने ये चेक टेबल की मतलब जो हमारी चेक टेबल थी उसमें हमने सिर्फ दो फील्ड ली, एक कॉमन फील्ड और एक अदर फील्ड हमने कोई भी ले ली। उसमें हमने TMG करके दो एंट्री डाल दी। अब हमारी जो मेन टेबल है वो थी हमारी जी कस्टमर डेटा, इसमें भी हम एंट्री मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम एंट्री मेंटेन करते हैं। ये प्लस साइन का तो आप चेंज कर लेना फंक्शन ग्रुप से स्क्रीन पे लेआउट पे जाके। अब न्यू एंट्रीज में जब हम जाएंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे अब F4 हेल्प आ रही है, यहाँ पे नहीं आ रही है। इसका मतलब क्यों, मतलब वहां पे क्यों नहीं आ रही है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपके S11 टेबल है, ये टेबल थी, यहाँ पे हमने नेम 1 पे तो एंट्री हेल्प चेक ये मेंटेन कर दी, तो ये होती है आपकी F4 हेल्प। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे ये होती है F4 हेल्प, तो आपका इसीलिए यहाँ पे ये F4 हेल्प दिख रही है, लेकिन इस वाली फील्ड में नहीं दिख रही।
ठीक है, तो ये आपका रीजन हो गया, वो रीजन हो गया आपका F4 हेल्प का। ठीक है, अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन भी नहीं आ रहा है क्योंकि हमारी पुरानी टेबल में तो आ रहा था। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि इसकी फील्ड्स है, ये डेटा एलिमेंट हो गया, ये डोमेन हो गया। यहाँ पे मैंने वैल्यू रेंज डाली ही नहीं है। ठीक है, तो डाली नहीं है इसलिए आपका वो ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा है। और उस वाली टेबल में आपके ड्रॉप डाउन में वैल्यूज डली हुई थी तो आपकी ड्रॉप डाउन यहाँ पे दिख रहा था। ठीक है, तो ये रीजन होता है, आपको अगर टेबल क्रिएट करोगे तो उसमें आपका ना तो ड्रॉप डाउन आता है, ना ही आपका F4 हेल्प आता है, उसमें कुछ नहीं आता है, सिर्फ ये खाली फील्ड आ जाएगी। अब ये F4 हेल्प हमें ऐड करनी पड़ती है, ये F4 हेल्प। और इसके लिए ड्रॉप डाउन अगर आपको ऐड करना है तो ड्रॉप डाउन के केस में आपको यहाँ पे वैल्यू आप डाल दोगे 10, 20, 30, एम्प्लॉय 1, 2, यहाँ पे वैल्यू रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, तो आपको वो ड्रॉप डाउन में यहाँ पे दिखेंगी। अब F4 हेल्प में जो हमने क्रिएट की, आपने देखा होगा मैंने जो कस्टमर चेक टेबल जो मैंने बनाई थी, मैं आपको चेक टेबल नेक्स्ट सेशन में दिखा देती हूँ। SC16N में हम डेटा देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी टेबल का। तो मैं चेक टेबल का देखती हूँ। चेक टेबल क्या थी हमारी? GCUSTCHEK। F8 करेंगे, आप देख रहे हो यहाँ पे 2 एंट्री मैंने डाली थी, ABC XYZ। तो आपको नेम पर क्या दिखेगा? ABC और XYZ, ABC और XYZ। सो मतलब इसका क्या मतलब है? आप इस टेबल में नेम 1 जो नेम है, जो कस्टमर का नेम है, वो आप सिर्फ यही यूज कर सकते हो, ABC XYZ। क्योंकि मैंने आपको बताया था EKK और EQPO। EKKO आपकी चेक टेबल है। ठीक है, EKPO आपकी मेन टेबल है। EKPO पे आप जो कॉमन फील्ड है उनकी एबलन, उसके आगे आप चेक टेबल ऐड कर रहे हो EKKO। तो EKKO में जो भी डॉक्यूमेंट नंबर आएगा वही आप EKPO में डाल सकते हो। सो ऐसे ही जो भी आपकी कौन सी टेबल थी? जी कस्ट चेक। तो जी कस्ट चेक आपकी चेक टेबल हो गई। जी कस्टमर डेटा आपकी मेन टेबल हो गई। ठीक है, और बेस्ड ऑन दी कॉमन फील्ड कौन सी थी आपकी? कस्टमर नेम। कस्टमर नेम, यहाँ पे भी आपने कस्टमर नेम रख लिया। तो अब जो भी कस्टमर नेम आप यहाँ पे डालोगे, सपोज आपने डाला प्रिया, तो आपका यही प्रिया आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो, कस्टमर नेम। अगर सपोज आपने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे दूसरा नेम डाल दिया, कोई भी ले लो, टेस्ट डाल दिया आपने, सपोज कस्टमर के लिए टेस्ट, तो आपने ये कस्टमर टेस्ट नेम डाल दिया, तो आपका ये वाला नेम यहाँ पे नहीं है, तो ये आपको एरर थ्रो कर देगा। आपको एरर थ्रो कर देगा कि आपका ये जो टेक्स्ट नेम है वो आपका मेंटेन नहीं है चेक टेबल में। फिर मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको कैसे होगा ये। सपोज अब हमने एक एंट्री क्रिएट करी, ये क्या था? पहली फील्ड का नेम देख लेते हैं एक बार। दूसरी टेबल, मेन टेबल थी हमारी कस्टमर डेटा। तो पहले फील्ड है हमारा कस्टमर आईडी, नेम और फोन नंबर। कस्टमर आईडी है ये 20 हमने ले ली। अब हमने यहाँ पे नेम ले लिया ABC, फोन नंबर, हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है, हम नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे 20। यहाँ पे मैंने ले लिया XYZ, देन फिर फोन नंबर। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया 30। अब आप ले रहे हो यहाँ पे एक अलग ही नंबर, एक अलग नेम जो आपका इसमें F4 हेल्प में है ही नहीं। प्रिया यहाँ पे अभी नहीं है, आपने कस्टमर नेम प्रिया ले लिया। अब यहाँ पे नाम डाल रहे हो, अब ये आपको एरर थ्रो कर देगा। एरर थ्रो कर दी, एंट्री प्रिया डज नॉट एग्जिस्ट इन चेक टेबल। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है पूरा चेक टेबल का, जो कि स्टैंडर्ड में भी यूज है, EKK और EKPO में भी। सो अगर आपका अब यहाँ पे जी कस्ट में हमारा जो नेम है वो प्रिया एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो जो भी आपका नेम यहाँ पे होगा वो ही आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा चेक टेबल का कॉन्सेप्ट। जो भी आप चेक टेबल में होगा वही एंट्री आप, क्योंकि हमने उस फील्ड पे चेक टेबल ऐड कर दी। अगर आप मेन टेबल देखोगे इसकी, यहाँ पे नेम 1 पे हमने चेक टेबल ऐड की हुई है। ठीक है, जैसे मैंने आपको EKK और EKPO का एग्जांपल दिया वो स्टैंडर्ड टेबल से, तो ये चेक टेबल हमने ऐड कर दी। अब यहाँ पे आप प्रिया नहीं डाल सकते। हाँ, आप ABC यूज कर सकते हो वापिस से,
क्योंकि यहाँ पे हम 10 के साथ यूज कर रहे हैं, यहाँ पे 30 के साथ, तो अलग अलग के साथ कर सकते। लेकिन अगर आप वापस से ये फर्स्ट वाली एंट्री को रिपीट करोगे तो वो आपको नहीं करने देगा, क्योंकि डुप्लीकेट एंट्री अलाउड नहीं है। ये होता है यूनिक की का कॉन्सेप्ट, जो कि हमने प्राइमरी की, ये होती है प्राइमरी की, जो मैंने आपको बता दिया, कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम। सो यहाँ पे हम ये 10 और ABC को रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों हमारी यूनिक की है और दोनों ये सेम नहीं हो सकती। तभी आपको एरर थ्रो कर देगा एंड ऑलरेडी एग्जिस्ट विद द सेम की, क्योंकि 10 और ABC ये आपकी दोनों यूनिक की है और ये दोनों हम रिपीट नहीं कर सकते। सो ये मतलब हो गया प्राइमरी की का। एंटर। अब हम ये डालेंगे नहीं, 40 डाल देते हैं। ठीक है, अब आप इसको सेव कर दो। तो आप ये डेटा SE16N में भी देख सकते हो। आप अपनी मेन टेबल का डेटा F8 करोगे, आपको ये सारा डेटा दिख जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पूरी चेक टेबल का कॉन्सेप्ट। देन डोमेन लेवल पे हाउ वी आर रेस्ट्रिक्टिंग द फील्ड वैल्यूज। हाँ, वो अभी मैंने आपको नहीं बताया कि हम डोमेन पे कैसे ऐड कर रहे हैं। अब डेटा एलिमेंट पे गए, डोमेन पे गए, अब सिंपल यहाँ पे वैल्यू 10, जैसे मैंने लास्ट टेबल में अभी आपको दिखाया था जो पहले से बनी हुई थी 40 एम्प्लॉय। अब आपका यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाएगा, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 4। आपने सेव किया, देन एक्टिवेट कर दिया। तो हमेशा दो ही प्रोसेस रहेंगे, ये सेव और एक्टिवेट। देन हम वापस से उस टेबल पे जाएंगे, टेबल TMG पे जाएंगे, अपनी TMG कहाँ गई? TMG पे जाते हैं, SM30 ये वाली टेबल थी। तो यहाँ पे भी अब आपको इसी फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है लाइक आपका कौन सा। देखो अब यहाँ पे हम गए, यहाँ पे आपकी F4 हेल्प दिख रही है। एम्प्लॉय 1, सो आपके ये दोनों अब एज अ F4 हेल्प वहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको F4 हेल्प ऐड करनी है तो ये बहुत सारे रीजंस होते हैं कैसे आप F4 हेल्प ऐड कर सकते हो। ये तो आपका मैंने दो प्रोसेस बताया F4 हेल्प ऐड करने की, तो डोमेन लेवल पे हम वैल्यू डाल देंगे। दूसरा हो गया आपका चेक टेबल। चेक टेबल मैंने बता दिया कि चेक टेबल आप कैसे क्रिएट करोगे। तीसरा होता है F4 हेल्प क्रिएट कर सर्च हेल्प। ये बेसिकली सारी सर्च हेल्प है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। इसका भी मैं यूज बताऊंगी कैसे क्रिएट करते हैं डायरेक्ट। तो अभी हम इसमें मेंटेन करते हैं, सपोज हमने ले लिया 40। अब हम यहाँ पे लेंगे XYZ, यहाँ पे हमने कोई नंबर डाल दिया, हमने कर दिया सेव। ओके, सो अगर आप बाय डिफॉल्ट कोई टेबल क्रिएट करते हो तो उसमें F4 हेल्प नहीं आती। F4 हेल्प होगी यूजर को इनपुट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको वो क्रिएट करनी पड़ती है। अब पहला एक प्रोसेस तो हो गया चेक टेबल का। चेक टेबल भी आपका F4 हेल्प देता है, और आपका डोमेन, डोमेन लेवल पे भी आप वैल्यू रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो थ्रू दिस वैल्यू रेंज। सो नेक्स्ट स्टेप, हमारा नेक्स्ट टास्क होगा हमारा व्यू का। डेटाबेस टेबल का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया कि हमने कैसे टेबल क्रिएट की। मैं आपको ये बता देती हूँ उसमें क्या क्या होता है, कि हमने कैसे टेबल क्रिएट की, हमने इसमें कैसे डेटा एलिमेंट क्रिएट किए, इसमें डोमेन कैसे क्रिएट किए। ठीक है, और हमने टेबल बिना डेटा एलिमेंट और डोमेन कैसे क्रिएट की। फील्ड्स फील्ड्स इन टेबल विदाउट डेटा एलिमेंट एंड डोमेन, तो वो भी पॉसिबिलिटी है प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स विदाउट डेटा एलिमेंट एंड डोमेन। देन नेक्स्ट स्टेप इज TMG हमने कैसे क्रिएट की। फिर हमने कस्टम कोड टी कोड भी क्रिएट किया था SE93 से। SE93 यहाँ पे मेंटेन किया होगा मैंने, ये रहा। SE93 से हमने कस्टम कोड मेंटेन किया और दो पैरामीटर पास किए थे। सो हमने कस्टम टी कोड भी क्रिएट कर लिया।
हमने चेक टेबल भी क्रिएट कर ली। चेक टेबल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और वैल्यू रेंज जो कि हमने डोमेन लेवल पे क्रिएट की थी, एट डोमेन लेवल। सो ये हमारे अभी तक के टास्क है। अब नेक्स्ट हमारा होगा व्यू। ठीक है, व्यू अब हम पढ़ेंगे कि व्यू हम कैसे क्रिएट करते हैं। सो एक हमारा रेडियो बटन कंप्लीट हो गया, डेटाबेस वाला। इसमें हमारा डोमेन भी कंप्लीट हो गया, डोमेन और डेटाबेस टेबल। अब हमारे आते हैं व्यू पे। व्यू हम कैसे क्रिएट करते हैं, कितने टाइप्स के व्यू होते हैं, व्यू का मतलब क्या होता है। व्यू का मतलब बेसिकली क्या होता है कि डेटा डिस्प्ले करना, डिस्प्ले मोड में। सपोज आप कोई जैसे एलवी क्रिएट करते हो, एलवी रिपोर्ट आपने क्रिएट की, तो आप मल्टीपल टेबल से, स्टैंडर्ड टेबल से या कस्टम टेबल से डेटा कैसे देखते हो, तो वो हम व्यू का काम होता है वो। अभी मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, एक टी कोड होता है एसक्यूवीआई। एसक्यूवीआई होता है क्विक व्यूअर। तो इसके थ्रू आप टेबल्स देख सकते हो। इसके आप क्रिएट पे क्लिक करोगे, इसमें आप क्या देख सकते हो, टेबल्स के ज्वाइन। मतलब दो स्टैंडर्ड टेबल आप कैसे ज्वाइन करोगे। ठीक है, तो वो मैं भी पहले बता देती हूँ बाकी व्यू पे जाने से पहले। सपोज आपकी एक टेबल है ईके इसको की। कल करें या 10:30 करें, जब बोलो। ठीक है, वो हम डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम बाद में करते हैं फिर। अभी तक आपको क्लियर है ना ये चीज? हम्म हम्म, हम्म। ओके ओके।